हेलो डियर स्टूडेंट। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता था, दो नंबर्स होते थे a प्लस बी रेस टू एन या फिर x प्लस वाई रेस टू एन। हम लोग एक्सपांशन करते थे दो नंबर के एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की पावर n का। अब अगर नंबर दो से ज़्यादा हो, मतलब कुछ इस तरह का सीक्वेंस हो, जैसे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 डैश। सपोज करो x के नंबर हैं और इसकी पावर n है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये कि इसके एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे। तो अगर सिंपली x1 प्लस x2 की पावर n होता तो नंबर ऑफ टर्म्स हम कितने बता रहे थे, n प्लस वन। अब नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन नहीं रहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो है इस तरीके से कुछ रहेगा, नंबर ऑफ terms in the expansion of this। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हम लोगों का रहेगा n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। यह है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन, इन द मल्टीनोमियल एक्सपांशन। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक्चुअली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जब हम लोग वो पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला भी वहाँ पे हम लोगों का यूज़ होगा, ठीक है। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि सपोज करो एग्जांपल, कुछ एक्सपांशन है ऐसा, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसकी पावर है 10, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, 10, और k की वैल्यू कितनी है, 3। तो अबाव फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये कितना होगा, 10 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन। तो ये हो जाएगा 12c2। 12c2 मतलब 12 को दो बार उल्टा करके लिख दो, डिवाइड बाई 2 इंटू वन। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 11, जिसका मतलब 66 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 10 को एक्सपांड करने पर। इसी तरह से अगर मान लो कुछ नंबर इस तरीके से लिखे हुए हैं, a प्लस 2b प्लस सी रेस टू n, तो इसमें भी सेम वही नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस 2b प्लस सी रेस टू n में। तो n इज इक्वल टू, तो n है यहाँ पे और k की जगह क्या है, 3। तो फॉर्मूला क्या यूज़ हो जाएगा, n प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन। तो ये हो जाएगा हम लोगों का सिंपली n प्लस टू सी 2। इसका मतलब n प्लस टू, एक कम करो, n प्लस वन डिवाइड बाई 2 इंटू वन, मतलब 2 रहेगा, ओके। इसी तरीके से अगर ये 3 की जगह 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है, मान लो a माइनस 2b प्लस सी प्लस 3d रेस टू 7 है। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन, तो ये कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 7, k इज इक्वल टू 4। तो फॉर्मूला विल बी 7 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 11 माइनस वन 10, 10 4 माइनस वन मतलब 10 सी 3, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। तो 3 से ये ऊपर कट हो जाएगा 3 और ये 4, तो 3 4 12, 12 इंटू 10, ये हो गया हमारा सिंपली 120, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे और फाइंड करते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ, फाइंड द number of terms in the expansion of, what, 1 minus 3x plus 3x square plus x cube होल रेस टू 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ने के बाद हम लोग क्या सोचेंगे कि 1 2 3 4 टर्म है, उसकी पावर 10 है।
तो n इजिकल टू 10 और k इजिकल टू 4 लेकर हम लोग इसको एक्सपांड कर देंगे, है ना। तो ऐसा जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, सबसे पहले इसको पहचानना है ये क्या है। तो देखो ये 1 माइनस 3x प्लस 3x² प्लस x³ एक्चुअली 1 माइनस एक्स की पावर 3 है और कुछ भी नहीं, और इसकी होल पावर कितनी दी हुई है 10। तो एक्चुअली ये हो कितना जाएगा 1 माइनस एक्स रेस टू 30। तो जो हमारा आंसर आएगा ना नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितना होगा 31, ना कि वो जो फॉर्मूला लगा के आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन इज इक्वल टू 30 प्लस 1, n प्लस 1 से कितना हो जाएगा 31 टर्म्स। ओके, तो धोखा नहीं खाना है इस क्वेश्चन के अंदर, सही से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब हम लोग जनरल टर्म देखेंगे, जैसे बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम लोगों ने जनरल टर्म देखा था, वैसे ही उसी प्रकार हम लोग देखेंगे जनरल टर्म ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये कितने हम लोगों ने लिए हैं k तक, x k रेस टू कितना n। तो इसकी जनरल टर्म ये होती है, देखो जनरल टर्म n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, डिपेंड करता है x की पावर ऊपर कितनी है, r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, ये चलता रहेगा इनटू में rk फैक्टोरियल। अगर ऊपर की तरफ ऐसा कुछ लिखा हुआ है x1 की पावर r1, x2 की पावर r2, x3 की पावर r3 डैश डैश डैश, सब मल्टीप्लिकेशन में एक्स के रेस टू आर के, जहाँ पे ये सभी x की जो ऊपर डिग्री में जो एडिशन है उन सबका एडिशन होना चाहिए n। मतलब हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन जरूर चेक करेंगे, वेयर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डैश 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 आर के तक का एडिशन कितना होना चाहिए n, ठीक है। जहाँ पे ये जितना भी r1 r2 r3 है ये सब 0 से n के बीच में होगा। तो r1 r2 r3 से लेकर rk तक की वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 से n के बीच में। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, वन एग्जाम्पल, फाइंड द जनरल टर्म, फाइंड द जनरल term in the expansion of x plus y plus z रेस टू 10। इसमें हम लोगों को जनरल टर्म लिखनी है, तो जो जनरल टर्म होगी वो क्या होगी, इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपन r1 r2 r3, r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल और इनटू x की पावर r1, y की पावर r2 and z की पावर r3। that is the general term in the expansion of x plus y plus z raised to 10। अब इसमें हम पर्टिकुलर टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। हमेशा हम लोगों को ये बात ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि ये जो है r1 r2 r3, यहाँ पे हम लोगों को लिख भी देना चाहिए ये, वेयर r1 प्लस r2 प्लस r3, इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए 10 के, है ना। अगर ये 10 से कम है तो भी नहीं चलेगा, और 10 से ज़्यादा है तब भी वो टर्म होगी नहीं, मतलब उसका अगर कोई कोफिशिएंट तुमसे पूछेगा तो वो कितना होगा 0। अब देखो कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर b की पावर 3 एंड c की पावर 5 इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b प्लस 2c, a प्लस b प्लस 2c रेस टू 10। इस एक्सपेंशन के अंदर हम लोगों को a स्क्वायर b क्यूब और c की पावर 5 का क्या निकालना है, कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि a स्क्वायर b क्यूब और c की पावर 5 जनरल टर्म है,
तो हम इसका कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। लेट ए स्क्वायर बी की पावर 3 सी की पावर 5 इज जनरल टर्म। जनरल टर्म, ओके। तो अगर हम इसको जनरल टर्म बोल रहे हैं तो जनरल टर्म का जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम इसका एक्सपांशन लिख सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R1 R2 R3 जो है 2 3 5, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू ए स्क्वायर इनटू बी की पावर 3। अब देखो यहाँ सिंपली सी नहीं है, यहाँ पे 2c है, तो हम लोगों को इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, इनटू 2c की पावर कितनी 5, 2 + 3 + 5 कितना हो रहा है 10। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो वेयर हम लोग ऐसा कर देते हैं R1। अब देखो अगर इसको जनरल टर्म में यूज़ करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोगों ने R1 की जगह क्या ले लिया 2, R2 की जगह क्या ले लिया 3, R3 की जगह ले क्या ले लिया 5, ये R1 R2 R3, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ जनरल टर्म के अंदर जो R1 था वो कितना लिया हम लोगों ने 2, और R2 = 3 एंड R3 = 5, ओके। और XYZ की जगह क्या है A B और 2C, क्लियर। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये हमारी वो टर्म आ जाएगी पूरी की पूरी जहाँ पे ए स्क्वायर बी क्यूब और सी की पावर 5 है। तो ये कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू 2 कितना 5, और ये हो गया ए स्क्वायर बी की पावर 3 सी की पावर 5। अब देखो ये है टर्म पूरी की पूरी, और इसका कोफिशिएंट क्या है 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। या फिर है ना इसी के अंदर एक और बात देखो कि भाई कभी ये पूछा होता है इसके अंदर, इफ कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी की पावर 3 सी की पावर 4 पूछा होता तो हमारा आंसर कितना होता 0। वो इसलिए क्योंकि ये जो है ना a + b + 2c की पावर 10, इसके एक्सपेंशन में ऐसी कोई टर्म आएगी ही नहीं जहाँ पे a स्क्वायर बी क्यूब और c की पावर 4 हो रहा हो। क्यों, क्योंकि 2 + 3 + 4 इज़ नॉट इक्वल टू 10। और वो मैंने पहले बताया कि ये मल्टीनोमियल एक्सपांशन के अंदर पहली चीज़, ये जितनी भी डिग्रीज़ हैं इन सब का एडिशन किसके बराबर होना चाहिए, n के इक्वल होना ही होना यहाँ पे चाहिए, अदरवाइज कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट लिख देते हैं R1 + R2 + R3 शुड बी इक्वल टू n, अदरवाइज कोफिशिएंट अगर कोई पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा 0, अदरवाइज कोफिशिएंट विल बी 0। मतलब कोई तुमसे ए स्क्वायर बी की पावर 3 सी की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछेगा इसके एक्सपांशन में, तो आंसर क्या बोलेंगे 0, क्योंकि ये टर्म वहाँ पे होगी ही नहीं, ओके। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 y की पावर 7 in the expansion of what, x - y + z⁻7, x - y + z⁻7, ठीक है। तो हम वही इसकी जनरल टर्म लिखेंगे सबसे पहले। तो जनरल टर्म क्या होगी भाई 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल और x की पावर R1 - y की पावर R2 और z की पावर R3, वेयर R1 + R2 + R3 = कितना होना चाहिए 7। तो यहाँ पे देखो R1 x की पावर कितना बोला हुआ है 3
और R2 y की पावर कितना है 7, R3 z की पावर कुछ है ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं 0। सो कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू 3 y रेस टू 7 मतलब z रेस टू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 1। और यहाँ पे टर्म हमारी एक्चुअली आएगी क्या, जिससे हम एक्सपेंशन निकाल रहे हैं, x की पावर 3 और माइनस वाई की पावर कितनी 7 और z की पावर 0। सो अगर बात करें सिर्फ कॉफिशिएंट की, तो यहाँ से माइनस वाई की पावर 7 मतलब माइनस आएगा, तो माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू, और यहाँ पे 4 आएगा ना 4, R2 इज इक्वल टू x की पावर 3। ये देखो क्वेश्चन पूरा गलत कर दिया हम लोगों ने थोड़ा सा, यहाँ 4 है, यहाँ पे कितना है 4, अदरवाइज तो होगा नहीं ना, 3 + 7 तो 10 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन के अंदर 4, तो यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा 4, इधर भी 4 और फैक्टोरियल में 4 है ही सही, 4 फैक्टोरियल इज द आंसर, जो कि x की पावर 3 y की पावर 4 का क्या है कोफिशिएंट है। ओके, चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, फॉर एनी नेगेटिव नंबर, फॉर एनी रेशनल